वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि हम यूजीसी नेट हायर एजुकेशन की यानी कि जो पेपर 1 है उसमें हायर एजुकेशन जो आपका लगा हुआ है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किया है या फिर आपने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके या फिर वीडियोज़ वाले सेक्शन में जाके इससे पुराने जो इसके आगे का पीछे का क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 199 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और देखते हैं कि कितना हम कर पाते हैं, क्योंकि समय नहीं है और अभी आपको बहुत सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो मैं इसमें आपकी बस थोड़ी सी एक हेल्प कर रही हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। 199 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार सामुदायिक महाविद्यालयों के उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? सामुदायिक महाविद्यालय का उद्देश्य पूछ रहा है। यहाँ पे सामुदायिक महाविद्यालय का उद्देश्य पूछ रहा है कि कौन कौन सा है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना, या फिर उच्च शिक्षा को अधिगमकर्ताओं और समुदायों के लिए प्रासंगिक बनाना, या फिर हमारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रदान करना या रोजगार के अवसर खोलना, या फिर युवाओं को परंपरागत कौशल क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। डायरेक्ट हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम यूजीसी कहते हैं, के अनुसार सामुदायिक महाविद्यालयों के उद्देश्य क्या क्या हैं। सो देखिए, पहला है उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना। सामुदायिक विद्यालयों का उद्देश्य क्या है? तो उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा यानी कि स्किल बेस्ड होता है ना, स्किल बेस्ड कौशल आधारित शिक्षा प्रदान करना। दूसरा है उच्च शिक्षा को अधिगमकर्ताओं और समुदायों के लिए प्रासंगिक बनाना, और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रदान करना। ऊर्ध्वाधर गतिशीलता प्रदान करना, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं ऐसे, यानी कि जो वर्टिकल लाइन होता है वैसा गतिशीलता, मतलब एक नीचे से ऊपर उठते हुए इनको गतिशीलता प्रदान करना है। अधिगमकर्ताओं को बोलते हैं लर्नर्स, और समुदाय के लिए प्रासंगिक बनाना। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है 200 कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उस पर आपको आंसर बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कि कौशल आधारित शिक्षा इस विचार पर केंद्रित है कि यदि अभ्यास वास्तविक जीवन में किया जाता है तो इसे बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है कि गैर परंपरागत उच्च शिक्षा पूरी तरह शिक्षण अधिगम संबंधी ऐसे क्रियाकलापों पर आधारित होती है जिन्हें निर्धारित समय पर संचालित ऑन कैंपस कक्षाओं में प्रदान किया जाता है। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट, पहला तो सत्य है लेकिन दूसरा गलत है। ठीक है, ये देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है कि कौशल आधारित शिक्षा इन विचार पर केंद्रित है कि यदि अभ्यास वास्तविक जीवन में किया जाता है तो इसे बेहतर तरीके से सीखा जा सकता है। ये तो एकदम बिल्कुल ही सही है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऐसा कहा भी जाता है, और ये कथन सत्य है। तथा गैर पारंपरिक शिक्षा पूरी तरह शिक्षण अधिगम संबंधी ऐसे क्रियाकलापों पर आधारित है जिन्हें निर्धारित समय पर संचालित ऑन कैंपस कक्षाओं में प्रदान किया जाता है। ऑन कैंपस, उसमें बताया था कि ऑफ कैंपस है, तो ये ऑन कैंपस कक्षाओं में प्रदान किया जाता है, ये असत्य है। ऑन कैंपस कक्षाओं में प्रदान किया जाता है, अच्छा ये गलत है, यानी कि ऑफ कैंपस होना चाहिए। दूसरा हमारा है, इसको मैच करना है तो हम डायरेक्ट इसका आंसर ही देख लेंगे, या फिर हम देखते हैं क्या है। आइए इधर देखते हैं आंसर। देखिए NITTR है, इसका शिक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम है। ये क्या है? जो टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है उसका प्रोग्राम से रिलेटेड है ये। फिर CEC क्या है? ये गैर प्रौद्योगिकी संबंधी अधिस्नातक डिग्री प्रोग्राम है। इतना ज़्यादा शुद्ध हिंदी लिखा है कि मैं खुद भी थोड़ा सा पढ़ने में कंफ्यूज कर जाती हूँ। देखिए CEC क्या होता है? तो गैर प्रौद्योगिकी संबंधित, गैर प्रौद्योगिकी बोलते हैं नॉन टेक्निकल संबंधित अधिस्नातक डिग्री प्रोग्राम है। फिर NPTEL क्या होता है? तो इंजीनियरिंग से संबंधित UG और PG की डिग्री प्रोग्राम है। NPTEL किसको प्रोवाइड करवाता है? तो इंजीनियरिंग से संबंधित UG और मतलब अंडर ग्रेजुएट और PG पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम देता है। NIOS क्या है? तो स्कूल के बाहर बच्चों से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम है। स्कूल के बाहर है ये, बच्चों से संबंधित शैक्षणिक कार्यक्रम है, NIOS कंडक्ट कराता है इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा 202 नंबर क्वेश्चन की स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो UGC के द्वारा। क्या है कि
स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो ये है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज़ डेवलपिंग इकोनॉमी, यूजीसी के द्वारा शुरू की गई है। और स्ट्राइड का उद्देश्य, इसको स्ट्राइड बोलते हैं, स्ट्राइड का उद्देश्य डेवलपिंग इकोनॉमी यूजीसी के द्वारा शुरू की है। स्ट्राइड का उद्देश्य विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए नवीन संस्कृति को बढ़ावा देना है। अगला क्वेश्चन हमारे कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्शन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण रीजन के रूप में है। अभिकथन है कि विश्वविद्यालय राष्ट्र, राज्य तथा समाज के बीच सहजीवी संबंध के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। दूसरा है कि विश्वविद्यालय ज्ञान के सृजन तथा प्रसार का केंद्र है। तो हमारा इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। इसको ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दो 204 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये नंबरिंग इसका मिट गया है तो ये हम देख लेते हैं। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन, इसमें भी आपको बताना है कौन सा सही। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण आधारित होते हैं। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण आधार होते हैं, बिल्कुल सही है। और तीसरे पक्ष के द्वारा आविष्कारों का दुरुपयोग रोकने में बौद्धिक संपदा अधिकार एक कवच की तरह कार्य करता है। तो मुझे लगता है दोनों सही होना चाहिए। इसका आंसर ए और आर दोनों सही है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है। चलिए अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि देखिए, उच्च शिक्षा वैश्विक, राष्ट्रीय और स्थानीय विकास का समर्थन करने की क्षमता प्रदान करती है। किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षण संस्थान महत्वपूर्ण आधार होते हैं। उच्च शिक्षा सतत विकास लक्ष्यों में निहित परिणामों को प्राप्त करने और उससे आगे निकलने में मदद करती है। तीसरे पक्ष के द्वारा आविष्कारों का दुरुपयोग रोकने में बौद्धिक संपदा अधिकार तक कवच की तरह कार्य करता है। तृतीय पक्ष बौद्धिक संपदा अधिकार तब होते हैं जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बौद्धिक संपदा के अधिकारों का उल्लंघन किया हो। अतः अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। अगला हमारा 205 नंबर क्वेश्चन है कि गैर पारंपरिक अधिगम के लक्षण निम्नलिखित में से कौन से हैं। जो गैर पारंपरिक अधिक लक्षण है उसका निम्नलिखित में से लक्षण इसके कौन कौन से हैं गैर पारंपरिक। तो डायरेक्ट हम आंसर ही देखेंगे। इसका सी आंसर है बी, डी और ई। बी, डी और ई। अधिगमकर्ता उन्मुखी होना चाहिए, कोई नियत पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए और ई में है लागत प्रभावी होना चाहिए। लागत प्रभावी होना चाहिए। शिक्षक के द्वारा नियंत्रित या मूल्यांकित, ये तो मेरा पारंपरिक शिक्षा हो गया। व्याख्यान विधि भी हमारा पारंपरिक शिक्षा। आप बोल रहा है कि नया नया जो एजुकेशन है उसमें क्या होना चाहिए, तो ये अधिगमकर्ता उन्मुखी, मतलब हम जिस रूप में सीखना चाहते हैं हमें उसी रूप में सिखाया जाता है। तो ये हमारा अभी मतलब लेटेस्ट ट्रेंड चला है एजुकेशन का। फिर कोई नियत पाठ्यचर्या नहीं होती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम मतलब कोई नियत इसका है ना कि रेगुलर बेसिस पे कुछ भी नहीं होता है। आप आपके लिए जो अच्छा है वही पढ़ाया जाता है, या फिर जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है वही पढ़ाया जाता है। फिर लागत भी प्रभावी होता है। ऑब्वियस सी बात है कि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन इतने सस्ते दामों पे मिलने लगे कि हर कोई इसको पढ़ पा रहा है। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि गैर पारंपरिक अधिगम का कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता। यह छात्र केंद्रित सीखने की विधि है। गैर पारंपरिक शिक्षक में कम में चाय चखना, पालतू ग्रूमर्स, जेरोंटोलॉजी, गांधीवादी, नैतिक हैकिंग, स्पा प्रबंधन, कालीन प्रौद्योगिकी विद्यालय शामिल है। ठीक है। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय, आपको पता है भारत का सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन कौन सा है। ठीक, तो हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपका नागालैंड विश्वविद्यालय, सिक्किम विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय। ये हमारा मतलब जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बताना था। तो ऑप्शन में आपका नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर मेरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग नागालैंड है आचार्य नागार्जुना, आंध्र प्रदेश जो है तो ये हमारा राज्य यूनिवर्सिटी हो जाएगा, सेंट्रल नहीं होगा। सिक्किम तो हो ही गया, नागालैंड हो ही गया और मणिपुर हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 207 नंबर की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसको हम इग्नू के नाम से जानते हैं, मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा पर सार्क
SAARC सार्क जो है, सार्क कंसोर्टियम और ग्लोबल मेगा यूनिवर्सिटीज़ नेटवर्क के सचिवालयों का आतिथ्य करता है, जिसका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रारंभिक रूप से समर्थन दिया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। और ये आपको याद रखना है, इग्नू की स्थापना कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना आपको 1982 में हुई थी। सॉरी, हाँ 82 में ही हुई थी ना, हाँ 82 में हुई थी और इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगला हमारा 208 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेजों के अनुसार शिक्षक को देश के शैक्षिक सुधारों में मूल सुधारों का बिंदु पथ होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार शिक्षक को देश के शैक्षिक सुधारों में मूल सुधारों का बिंदु पथ होना चाहिए और ऐतिहासिक रूप से उपांतीय या समाज के अलाभकारी स्थिति वाले विद्यार्थी वर्गों को उनके निवास स्थान निरपेक्ष दत्त गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो हमारा एक सही है लेकिन दूसरा गलत है। अब आइए देखते हैं क्यों गलत है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दस्तावेज के अनुसार शिक्षक को देश के शैक्षणिक सुधारों में मूल सुधारों का बिंदु पथ होना चाहिए। बिल्कुल सही है। शिक्षक मतलब एक अच्छे का बोलते हैं ना कि एक जो यूथ है वो राष्ट्र का निर्माण करता है, तो और उसको कौन निर्माण करता है? तो उसका निर्माण एक अच्छा शिक्षक करता है, क्योंकि जो उसके अंदर जो भी अच्छी क्वालिटीज़ है उसको निखारता है, उसको समझाता है, उसको गलत रास्ते पे चलने से बचाता है, तो शिक्षक उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और ऐतिहासिक रूप से समाज के लाभकारी स्थिति को विद्यार्थी वर्गों को उनके निवास स्थान पर निरपेक्ष दत्त गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि निवास स्थान पे तो नहीं दिया जा सकता है ना, हर किसी को घर पे जाके आप पढ़ा नहीं सकते, तो उसके लिए तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। अगला हमारा है कि 209 क्वेश्चन है कि यूजीसी के द्वारा उच्चतर अधिगम संस्थानों में प्रारंभ किए गए विद्यार्थी प्रवेश कार्यक्रम SIP के निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य हैं? यूजीसी के द्वारा उच्चतर अधिगम संस्थानों में, हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होता है वहाँ पे प्रारंभ किए गए विद्यार्थी प्रवेश कार्यक्रम जो होता है SIP के निम्नलिखित में से कौन से लक्ष्य हैं? कौन कौन से लक्ष्य हैं? डायरेक्ट हम आंसर देते हैं कि यूजीसी के द्वारा उच्चतर अधिगम संस्थानों में प्राप्त विद्यार्थी प्रवेश कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित लक्ष्य आते हैं। ए, उच्चतर शिक्षा संस्थान की भावनात्मक या बौद्धिक ऊर्जा एवं मूल्यों को मन में बैठाना। उच्चतर शिक्षा संस्थान की भावनात्मक या बौद्धिक ऊर्जा एवं मूल्यों को मन में बैठाना। दूसरा है निहित क्षमताओं को विकसित करना और उच्चतर शिक्षा के नए प्रवेशकों में एक नए सकारात्मक अभिवृत्ति प्रदीप्त करना। और तीसरा है घनिष्ठता, आत्मीयता की भावना और विशेषाधिकारों एवं उत्तरदायित्व संबंधी जागरूकता का पोषण करना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक संगठन है जो कि 1956 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया था, जो विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए है। यह विश्वविद्यालय और कॉलेजों को अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त उच्च शिक्षा के विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 210 नंबर की बौद्ध शिक्षा प्रणाली के आलोक में विद्यार्थी से 10 सिख पढ़ानी, बौद्ध शिक्षा में 10 सिक्खा पढ़ानी का पालन करने की अपेक्षा की गई थी। निम्नलिखित में से क्या आचार संहिता को नहीं दर्शाता है? देखिए, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो विद्यार्थी होते थे उनको 10 सिक्खा पढ़ानी का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। तो इसमें बताना कि अब आप इसमें से कौन कौन सा नहीं था। तो सी और ई हमारा नहीं था, बाकी सब था। सी में क्या है कि संगीत और नृत्य का आनंद लेना, ये नहीं था। और ई में है दान में उपहार स्वीकार नहीं करना। हाँ, जो बौद्ध धर्म के लोग हैं वो दान में उपहार स्वीकार नहीं करते थे। तो ये क्या होगा? असमय भोजन करना, ये तो होगा ही होगा। मतलब ये दोनों नहीं था, बल्कि ये था असमय भोजन नहीं करना, मतलब समय पे खाना चाहिए। असत्य नहीं बोलना, मतलब झूठ नहीं बोलना। चोरी नहीं करना, ये सारा चीज़ था। ठीक है, 10 सिक्खा पढ़ानी में। देखिए, मठों और विहारों में छात्रों को चरित्र निर्माण के लिए 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। जो मठ और विहार थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित, उसमें 10 नियमों का पालन करना पड़ता था और जिसे 10 सिक्खा पढ़ानी कहते हैं। इसमें संगीत और नृत्य का आनंद लेना और दान में उपहार स्वीकार करना शामिल नहीं था। प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम NPTEL विश्व में किन पाठ्यक्रमों का सबसे बड़ा ऑनलाइन संग्रह है? किस पाठ्यक्रमों का सबसे बड़ा संग्रह है? तो
हमारा एनसी बी, डी और ई का है। बी, डी में क्या है तो अभियांत्रिकी, मूलभूत विज्ञान, और ई में है चुनिंदा मानविकी और प्रबंधन विषय। प्रौद्योगिकी संवर्धित, देखिए, प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम NPTEL विश्व में अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग, मूलभूत विज्ञान बेसिक साइंस एवं चुनिंदा मानविकी प्रबंधन यानी कि सेलेक्टेड ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट पाठ्यक्रमों का सबसे बड़ा ऑनलाइन संग्रह है। NPTEL क्या है तो इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस और सेलेक्टेड ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट का सबसे बड़ा ऑनलाइन संग्रह है। NPTEL क्या है, सबसे बड़ा ऑनलाइन संग्रह है किसका, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, बेसिक साइंस के क्षेत्र में और सेलेक्टेड ह्यूमैनिटीज़ एंड मैनेजमेंट के क्षेत्र में। अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से गैर पारंपरिक अधिगम की विशेषताएं कौन सी। गैर पारंपरिक मतलब अब जो पारंपरिक नहीं करना है, ये गैर मतलब अभी का जो लेटेस्ट चल रहा है वो एक तरह से गैर पारंपरिक में आता है, पारंपरिक में आता है। तो इसमें कौन कौन सा आता है, हमारा ए और सी हो जाएगा। ये क्या है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना और लागत प्रभावी यानी, ये हम लोग अभी पीछे के भी क्वेश्चन में देखे हैं, तो ये दोनों होगा। और शिक्षक केंद्रित अधिगम, ये हमारा पारंपरिक में चला जाता है। शिक्षक केंद्रित क्या है, पारंपरिक में चला जाता है। नियमित उपस्थिति का आवश्यक होना, ये भी हमारा पारंपरिक में चला जाता है। देखिए अभी जो हम लोग कर रहे हैं कि मैं ऑनलाइन आपको बता रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं, ये क्या है, ये भी गैर पारंपरिक है। यहाँ पे कोई टाइम फिक्स नहीं है आपका, जिसके मतलब मैंने वीडियोस बना दिया और अपलोड कर दिया, आपको जब मन होता है तब आप देखते थे, ये क्या है, गैर पारंपरिक है। लेकिन सपोज हमको स्कूल जाना है तो आपको सेम टाइम पे पर डे रोज स्कूल आना है, तो ये हमारा पारंपरिक में आ जाता है, क्योंकि समय फिक्स रहेगा 10 बजे के 10 बजे आपको आना है, लेकिन इसका कोई समय फिक्स नहीं है, कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं है। आज आप बोलोगे आज मैं ये हायर एजुकेशन का बना रही हूँ, कल आप बोलोगे मुझे कि मैम हमको इन्वायरमेंट का क्वेश्चन चाहिए तो मैं कल उस पर वीडियो बनाऊंगी। तो ये कोई मतलब हमारा ये नियमित पाठ्यक्रम नहीं है इसका, ठीक है। आई होप आप लोग को मैं समझा पा रही होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए इसी का एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, कि गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें प्रशिक्षण अधिगम गतिविधियां शामिल हैं, जो कि परिसर के अलावा आयोजित की जाने वाली शैक्षणिक गतिविधियां है। यह सरल और लचीली होती है। क्या सरल और लचीली होती है, मैंने कैसे बताया अभी कि आप घर में बैठे बैठे इसको देख सकते हैं, आप जब फ्री हो खाना बना के तब भी आप देख सकते हैं, आप लेटे लेटे भी देख सकते हैं। यह शिक्षा प्रणाली PH कॉम्बस और अहमद के द्वारा शुरू की गई थी। गैर पारंपरिक शिक्षा किसने दिया था, तो PH कॉम्बस और अहमद के द्वारा शुरू की गई थी। इस प्रकार के शिक्षा कार्यक्रम में कक्षा का समय निश्चित होता है, किंतु इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है। गैर पारंपरिक, देखिए यहाँ पे कक्षा का समय निश्चित बता रहा है, लेकिन इसका कोई पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। और गैर पारस्परिक अधिगम में विशेषताएं निम्नलिखित होती है। कौन कौन सी, तो कोई निश्चित पाठ्यचर्या नहीं होती है, लागत प्रभावी होता है, नियमित उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं होती है, छात्र केंद्रित अधिगम होता है, प्रौद्योगिकी संचालित कक्षाएं होती है, पूछताछ आधारित शिक्षा होती है। तो आपको ये याद कर लेना, इसमें से कोई भी आप देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन अभी तक इसमें से पूछ चुका है, तो आपको ये पूरा पॉइंट याद रहेगा, तो कहीं से भी क्वेश्चन देगा आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे 2 कथन दिए, मतलब असर्शन रीजन वाला है, आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है। भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना सर्वप्रथम औपनिवेशिक काल में हुई थी, जो आधुनिक विश्वविद्यालय है। और दूसरा, ब्रिटानी सरकार की भारत में उच्च शिक्षा संस्थाओं के विस्तार में वास्तविक रुचि थी। तो रुचि तो नहीं कहेंगे, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा, एक सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। वही है कि भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना औपनिवेशिक काल में हुई थी, ये तो सही है, औपनिवेशिक काल में हुई थी, ये तो सही है। लेकिन ब्रिटिश सरकार की भारत में उच्च संस्थानों को विस्तार करने में कोई रुचि नहीं थी, उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो काम करवाना चाह रहे थे हमारे यहाँ से।